हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एमडीकेट बायोलॉजी में क्विक रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे और इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन? जैसे हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ा, जिसमें हम न्यूरॉन्स की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनकी वजह से सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल्स के ज़रिए से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट बॉडी के प्रोसेसेस को आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि डिफरेंट प्रोसेसेस को आपस में कनेक्ट करना। तो यहाँ पर बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू केमिकल्स, और एक सेल से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और वो दूसरे किसी सेल पर जाकर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो इस चीज़ को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है सेल्स के दरमियान जो केमिकल्स के थ्रू होती है। अब ये केमिकल्स हार्मोन्स कहलाते हैं। ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं, इसमें हार्मोन भी हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़ा, तो वो नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं, तो वो भी केमिकल्स हैं। और यहाँ पर ये भी केमिकल्स हैं जो हार्मोन्स कहलाते हैं। अब हार्मोन वर्ड का जो मीनिंग है वो है एक्साइट, मतलब कि किसी चीज़ को एक्साइट करना, किसी चीज़ को एक्टिवेट करना। तो अब ये हार्मोन क्या करते हैं? ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। हार्मोन को केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं क्योंकि ये मैसेज को लेकर जाते हैं। ये खुद केमिकल्स हैं, केमिकल फॉर्म में मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं और ये दूसरे सेल तक जाकर उस टारगेट ऑर्गन तक जाकर ये उसको इम्पैक्ट करते हैं किसी तरह से, ताकि वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। अब ये केमिकल मैसेंजर्स ये स्पेसिफिक जगह से रिलीज़ होते हैं, स्पेसिफिक सेल से रिलीज़ होते हैं और उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और ये हार्मोन जाकर टारगेट और ऑर्गन पर जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और वहाँ पर जाकर अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हार्मोन किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से काम कर सकते हैं? तो एक हार्मोन जो है वो नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कि डिफरेंट तरह से ये एक सेल के अंदर काम कर सकता है। जैसे ये इंडक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये अगर किसी सेल पे गया तो अगर इसका काम हुआ कि इसको प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है तो ये एक प्रोटीन सिंथेसिस करवाना शुरू हो जाएगा, या फिर ये किसी एंजाइम को एक्टिवेट भी कर सकता है या किसी एंजाइम को डीएक्टिवेट कर सकता है। ये सेल डेवलपमेंट को स्टार्ट करवा सकता है, माइटोसिस को कंट्रोल कर सकता है, या फिर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर सकता है, या फिर ज़्यादा परमिएबल बना सकता है या इम्परमिएबल बना सकता है। तो ये डिफरेंट काम कर सकता है। इसकी वजह से सेल पर डिफरेंट इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहे होंगे। अब हार्मोन्स का पाथवे क्या है, ये किस तरह से रिलीज़ होते हैं और किस तरह से ट्रैवल करते हैं? तो जब एक हार्मोन रिलीज़ होता है तो ये एक जगह पे ब्लड के अंदर रिलीज़ हो रहा है। जब भी कोई हार्मोन रिलीज़ होता है तो हार्मोन हमेशा ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं, इसीलिए हम इसको एंडोक्राइन कहते हैं। एंडोक्राइन का मतलब है ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स जो ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज़ हो और फिर ब्लड जो है वो उनको कैरी करता है और पूरी बॉडी तक ले जाता है। तो अगर कोई हार्मोन ब्लड के अंदर शामिल हो गया तो फिर वो पूरी बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा। तो अब एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक वो पहुंच जाएगा। तो अब उसने करना क्या है, किस सेल पर जाकर उसने अपना काम करना है? तो वो सेल होता है टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट सेल, उस सेल पर जाकर वो इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये हर सेल तक पहुँच रहा है, लेकिन ये काम सिर्फ टारगेट सेल पर जाकर करेगा। टारगेट सेल के पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हार्मोन सिर्फ टारगेट सेल को ही इफ़ेक्ट करता है? टारगेट सेल पर एक तरह के रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो हार्मोन बाइंड कर सकते हैं। अब ये हार्मोन है, इसके रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको बाइंड करते हैं, फिर ये हार्मोन अपना फंक्शंस जो है वो दिखाता है। तो टारगेट सेल के पास रिसेप्टर्स होते हैं और उनकी वजह से ये रिसेप्टर्स, ये जो हार्मोन है जाकर रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं और उसके बाद अपना रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं। लेकिन ये हर सेल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हर सेल पर ये अपना काम नहीं करेंगे, सिर्फ टारगेट सेल पर जाकर अपना काम करेंगे। नेक्स्ट है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन, जैसा कि हमें पता है कि केमिकल्स हैं, तो उनकी केमिकल नेचर क्या है, किस तरह के कंपाउंड्स के वो बने हुए हैं, या वो प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं या स्टेरॉइड हैं। तो तीन टाइप के हमारे पास तीन टाइप के हार्मोन्स होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन, जिसे हम प्रोटीन हार्मोन भी कहते हैं, मतलब ये
एक ही टाइप के हार्मोन हैं जिसमें प्रोटीन उनकी नेचर होती है, उन उसके अंदर ये अमाइनो एसिड्स की चेन के बने होते हैं। तो ये हमारे पास हैं। दूसरे हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स होते हैं। और तीसरे हैं स्टीरॉयड हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स हैं। तो अब इनको देखते हैं कि इनमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन हार्मोन वो हार्मोन है जो लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स के बने हुए हैं, जबकि पेप्टाइड हार्मोन वो हैं जो शॉर्ट चेन्स के बने हुए हैं। अगर यहाँ पर छोटे छोटे चेन्स के अगर कोई हार्मोन बना हुआ है तो इसको हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। और अगर इसमें ज़्यादा चेन्स हैं, ज़्यादा अमीनो एसिड है और ये बड़ी चेन है तो ये हमारे पास प्रोटीन हार्मोन कहलाएगा, क्योंकि ये लंबा है। उसके बाद क्योंकि ये अमीनो एसिड्स की बड़ी चेन्स हैं तो इसलिए हम इसको प्रोटीन कह रहे हैं। ये प्रोटीन हार्मोन है। और इसके एग्जांपल्स में जैसे ADH है, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और दूसरा है ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन क्या है, ये ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला एक केमिकल है ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद इंसुलिन, ये भी एक हार्मोन का नाम है। तो इसको इन सभी को आगे हमें पढ़ना है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स वो हार्मोन हैं जो अमाइनो एसिड से मॉडिफाई होकर बनते हैं। जब एक अमाइनो एसिड को कुछ मॉडिफाई करके, कुछ ग्रुप्स को रिमूव करके और कुछ ऐड करके जब मॉडिफाई किया जाता है तो वो हमारे पास उसका डेरिवेटिव बन जाता है। और ऐसे डेरिवेटिव्स को हम बायोजेनिक अमाइंस भी कहते हैं। तो बायोजेनिक अमाइन का मतलब है अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स या उसके मॉडिफाइड फॉर्म। तो अब जब ये अमाइनो एसिड मॉडिफाई होते हैं तो ये एक तरह के केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पे भी काम करते हैं और हार्मोन्स के तौर पे भी काम करते हैं। तो जैसा कि कैटाकोल अमाइंस हैं। कैटाकोल अमाइंस क्या हैं, एक तरह के बायोजेनिक अमाइंस हैं जिसमें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन आते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हार्मोन हैं। और ये हार्मोन इन दोनों को कलेक्टिवली हम कैटाकोल अमाइंस कहते हैं। और ये क्या हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं या बायोजेनिक अमाइंस हैं। ये दोनों हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये किस ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और इनको आगे हमें पढ़ना है। लेकिन ये किस अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, ये टायरोसिन के मॉडिफाइड फॉर्म है। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, जब वो मॉडिफाई हो जाता है तो उसमें से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये दोनों बन चुके हैं और ये दोनों हार्मोन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इनकी बायो नेचर क्या है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है। उसके बाद थायराइड हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स हैं। थायराइड एक ग्लैंड है, उसके हार्मोन्स में जैसे कि ये भी टायरोसिन के बने हुए हैं। इसमें यहाँ पर T3 और T4 थायरोक्सिन हार्मोन आता है। ये इनके नाम यहाँ पर नहीं शो हुए। तो ये भी हार्मोन जो है वो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। T3 और T4 जो हार्मोन्स हैं ये भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। मेलाटोनिन, और जो कि पिनियल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और पाइनियल ग्लैंड ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो ये मेलाटोनिन ये एक अमीनो एसिड से ड्राइव्ड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफन। तो ज़्यादातर जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो टायरोसिन अमीनो एसिड के हैं, जबकि मेलाटोनिन जो है ये ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड का मतलब है जो लिपिड्स के बने हुए हों। तो यहाँ पर एक जितने भी हार्मोन हैं ये लिपिड्स के बने हुए हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारे हार्मोन स्टीरॉयड्स के बने हुए हैं। अब ये स्टीरॉयड क्या है, स्टीरॉयड एक लिपिड की टाइप है। और यहाँ पर स्टीरॉयड जो मौजूद है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक स्टीरॉयड है जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं। तो अब इस कोलेस्ट्रॉल को जब मॉडिफाई किया जाता है और इसमें से ड्राइव होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कोलेस्ट्रॉल। तो इसीलिए हम इसको स्टीरॉयड हार्मोन्स कह रहे हैं। तो इनकी नेचर क्या है, लिपिड नेचर है इनकी। उसके बाद है मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन का काम करने का जो तरीका है वो किस तरह से है। मोड ऑफ एक्शन मतलब कि वो किस तरह से एक्शन करते हैं। तो दो टाइप के हम मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से दो टाइप के हार्मोन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रोटीन नेचर, इनका मोड ऑफ एक्शन अलग होगा, और स्टीरॉयड का जो मोड ऑफ एक्शन है वो अलग होगा। अब इन दोनों का अलग क्यों है, क्योंकि प्रोटीन वाले जो हार्मोन्स हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं, वो वाटर से जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि ये लिपोफिलिक हैं, ये लिपिड को अट्रैक्ट करते हैं और वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं। तो इसीलिए ये दोनों डिफरेंट हैं, इसीलिए इन दोनों का मोड ऑफ फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। अब किस तरह से डिफरेंट है, जो प्रोटीन हार्मोन है ये प्रोटीन हार्मोन हाइड्रोफिलिक हैं, ये वाटर के अंदर जो है वो सॉल्यूबल है। हाइड्रोफिलिक का मतलब यही है कि वाटर को अट्रैक्ट करते हैं या उसके अंदर सॉल्यूबल हैं। और ये लिपिड के अंदर बिल्कुल ही अनसॉल्यूबल हैं, ये लिपिड के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं हो सकते।
तो आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, वो एक तरह के लिपिड की बनी हुई है जिसे हम फास्फोलिपिड कहते हैं। तो जब ये सेल ये यहाँ पर आते हैं तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, ये लिपिड्स के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, ये इनसॉल्युबल हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, और इसी वजह से इनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही मौजूद होता है। तो इनका जो रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन पर ही होता है, और वहाँ पर जाकर ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। अब उसके बाद ये अपना पैगाम जो है, अपना जो मैसेज है, वो अंदर कैसे पहुँचाएंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस तक कैसे पहुँचाएंगे। तो इसके लिए ये एक और सिस्टम यूज़ करते हैं जिसे हम सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। देखें, इनका जो काम है वो न्यूक्लियस के अंदर करना है, तो न्यूक्लियस के अंदर इनको कोई ना कोई फंक्शन करना है। तो ये क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ से ये एक सेकेंड मैसेंजर सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक एटीपी जो है वो कन्वर्ट किया जाता है एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड के अंदर, जिसका नाम है CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये CAMP एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर है, जो कि इनका सिग्नल जो है वो ले जाता है और फाइनल जो मॉलिक्यूल है उस तक ये पहुंचाता है। तो जब भी प्रोटीन हार्मोन कोई आएगा तो वो पहले मेम्ब्रेन पर जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, और उसके बाद उसका एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा, और वो सेकेंडरी मैसेंजर जो है CAMP, ये उसका मैसेज जो है वो न्यूक्लियस तक ले जाएगा। तो इस तरह से इनका मोड ऑफ फंक्शन होता है। उसके बाद है स्टीरॉयड हार्मोन, और स्टीरॉयड हार्मोन क्योंकि लिपोफिलिक हैं तो ये लिपिड्स के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, ये सॉल्युबल इन लिपिड हैं, और इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है तो ये उसके अंदर डिज़ोल्व होकर यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब क्रॉस कर जाते हैं तो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर ये अपना फंक्शन करते हैं, और वहाँ पर ये जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करवा देते हैं किसी जीन की, तो वहाँ पर DNA से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होगी, और वहाँ से या फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी करवा सकते हैं। तो जो इनका काम होगा वही जाकर करेंगे। तो मोड ऑफ एक्शन के हवाले से आपने ये फिगर्स देख लेनी है, इनमें दोनों का मोड ऑफ एक्शन जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर आपके पास ये हार्मोन है, और ये आया यहाँ पर, ये ब्लड है, ब्लड के थ्रू ये सेल तक आया, ठीक है। तो सेल तक अब यहाँ पर इसके रिसेप्टर हैं, और रिसेप्टर से जाकर ये क्या हो गया, रिसेप्टर पर जाकर ये जब बाइंड हो गया, क्योंकि ये प्रोटीन हार्मोन है तो ये सेल की मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पर ये सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम का यूज़ करेगा, और उसके बाद वो जाकर इसका मैसेज पहुँचा देगा। जबकि यहाँ पर लिपोफिलिक हार्मोन्स में क्या होगा, स्टीरॉयड हार्मोन में क्या होगा कि पहले ये हार्मोन ब्लड के अंदर आएगा, और उसके बाद यहाँ से सीधा इसके अंदर चला जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर जाकर अपना काम करेगा। तो इस तरह से ये इन दोनों का फंक्शन होता है, जो आपने देख लेना है। तो अब हम आते हैं हाइपोथैलेमस पे, जो कि हमारा फर्स्ट ग्लैंड है। ग्लैंड तो नहीं कह सकते ये, लेकिन ये ब्रेन का एक पार्ट है। तो उसके बाद हमें ग्लैंड्स को पढ़ना है कि कौन कौन से हार्मोन कहाँ कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। तो पहले हम हाइपोथैलेमस को देखते हैं। हाइपोथैलेमस इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का एक पार्ट है, और इसके अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। अब देखिए, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन तो होंगे ही, तो ये इसके अंदर न्यूरॉन तो मौजूद होते हैं, लेकिन साथ में इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, और वो स्पेशल टाइप के सेल्स न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कहलाते हैं, क्योंकि वो न्यूरॉन का भी फंक्शन करते हैं, और साथ में वो सीक्रेशन भी देते हैं, मतलब कि वो हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कौन कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ये दो टाइप के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरे होते हैं इनहेबिटिंग हार्मोन। और इन दोनों हार्मोन का जो टारगेट है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हम नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे, ये हार्मोन्स जाकर उस पर अटैक करते हैं। तो अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन प्रोड्यूस करेगा वो जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर अपना काम करेंगे, और वहाँ पर उन्होंने क्या करना है, वो या तो सीक्रेट करवाएंगे या इनहेबिट करेंगे किसी न किसी हार्मोन को। अब देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक ग्लैंड है, तो वो अपने हार्मोन्स रिलीज़ करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हाइपोथैलेमस जब भी कोई हार्मोन रिलीज़ करता है तो वो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पर वो किसी न किसी हार्मोन को रिलीज़ करवाता है, या फिर किसी हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। तो ये काम होते हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन के। जितने भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर या किसी हार्मोन को सीक्रेट करवाते हैं या किसी हार्मोन को इनहिबिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो है ये दो और हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है ADH एंड ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो ये दो हार्मोन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है, और ये दोनों हार्मोन जाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, मतलब कि पिट्यूटरी के दूसरे पार्ट के अंदर ये जाकर वहाँ पर स्टोर होते हैं, और वहाँ से ही रिलीज़ होते हैं।
प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस करता है ये, लेकिन ये स्टोर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अब इनके हाइपोथैलेमस के कौन कौन से हार्मोन हैं जो क्या क्या काम करते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर हार्मोन के नाम लिखे हुए हैं TRH, CRH, GnRH, GHRH। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी आपने याद करने हैं, लेकिन लॉन्ग जो कंप्लीट नेम्स हैं वो आपको आने चाहिए। तो इसके लिए आपने ये टेबल पढ़ना है और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइपोथैलेमस के कंप्लीट हार्मोन्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से आपको पता चल रहा है कि ये इसका जो काम है वो थायराइड ग्लैंड पर होगा। तो यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड नहीं बल्कि जितने भी हाइपोथैलेमस के हैं वो जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर असर करते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि थायरोट्रोपिन जब रिलीज़ होगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाकर वहाँ से एक हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा, क्योंकि ये रिलीजिंग हार्मोन है तो ये एक हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन होगा, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा जिसे हम TSH कहते हैं। तो TRH जो है वो ये रिलीज़ करवाता है TSH को, और ये इस हार्मोन का काम क्या होगा वो हम आगे देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में। उसके बाद है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। ये जाकर एक हार्मोन को रिलीज़ करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में से, और वो हार्मोन है ACTH जिसे हम एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ये जाकर एड्रिनल ग्लैंड पर कोई ना कोई काम करेगा, और वो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का है। ठीक है, तो ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर हार्मोन काम कर रहे हैं ये हाइपोथैलेमस के हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है गोनेडोट्रोपिन। तो GnRH ये भी रिलीजिंग हार्मोन है। तो ये जाकर LH एंड FSH ये दो तरह के गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर मौजूद हैं, तो ये जाकर उनको रिलीज़ करवा देगा। उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जाकर ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में से। उसके बाद GHIH है, इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो ये जाकर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को रोक देगा पिट्यूटरी ग्लैंड में से। ठीक है, उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन है, और ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो ये जाकर प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन कर देगा, मतलब कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है उसको ये रोक देगा। उसके बाद मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये भी जाकर MSH जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको ये रोक देगा पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज़ होने से। तो मेन चीज़ जो आपने यहाँ पर समझनी है वो ये है कि जो रिलीजिंग हार्मोन है वो जाकर किसी हार्मोन को रिलीज़ करवा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में से, और जो इनहिबिटिंग हार्मोन है वो हार्मोन्स को जाकर इनहिबिट करा रहे हैं और उनको रोक रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज़ होने से। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखनी है। TRH जो है TSH को रिलीज़ करा रहा है, CRH ACTH को रिलीज़ करा रहा है, GnRH जो है वो FSH एंड LH को रिलीज़ करा रहा है, और GHRH जो है वो ग्रोथ हार्मोन GH को रिलीज़ करवा रहा है। उसके बाद GHIH जो है वो GH को रिलीज़ इनहिबिट कर रहा है और PIH ये प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर रहा है, और ये MSH को इनहिबिट कर रहा है। तो इस तरह से ये आपने याद रखना है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस एक पार्ट था ब्रेन का। अब उसके नीचे एक पी साइज्ड, मतलब बहुत ही छोटा ग्लैंड है। ये पी एक मटर की साइज़ का जो है वो छोटा सा ग्लैंड होता है, जो उससे नीचे जो है वो डेंगल करता है, मतलब कि हाइपोथैलेमस के नीचे ये इस तरह से लटक रहा होता है। और इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो दो यहाँ पर इसके पार्ट हैं। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इसको आप इस तरह से देख लें, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसके दो पार्ट हैं, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। ये ग्लैंडुलर इन नेचर है, मतलब कि ये वहाँ पर स्टोर करता है हार्मोन्स को और प्रोड्यूस भी करता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये फिब्रस इन नेचर है और ये स्टोर करता है और रिलीज़ करता है वो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो खुद के हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन यहाँ पर स्टोर्ड हैं उनको रिलीज़ कर रहा है। हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि किस तरह से कौन कौन से हार्मोन हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर मौजूद हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक है ट्रॉपिक हार्मोन, दूसरे हैं नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स। अब ट्रॉपिक क्या है और नॉन ट्रॉपिक क्या है। ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाकर स्टिमुलेट करते हैं, उनसे कोई ना कोई हार्मोन को रिलीज़ करवाते हैं। मतलब इनका काम ये होगा कि ये दूसरे ग्लैंड्स पर जाकर हार्मोन को रिलीज़ करवाएंगे। ये
ट्रॉपिक हार्मोन कहलाते हैं। जबकि नॉन ट्रॉपिक उनका काम ये होगा कि उनका खुद का कोई ना कोई फंक्शन होगा, वो जाकर कोई ना कोई खुद फंक्शन करेंगे, जबकि दूसरे हार्मोन को रिलीज़ नहीं करवाएंगे, तो वो नॉन ट्रॉपिक होंगे। अब यहाँ पर ट्रॉपिक हार्मोन को पढ़ते हैं। तो पहला जो ट्रॉपिक हार्मोन है उसका नाम है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन या फिर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम ACTH कहते हैं। याद रहे ये ACTH जो है वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। जबकि दूसरा आपके पास जो हार्मोन था CRH जो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन था और वो हाइपोथैलेमस का था, वो आकर इस हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। तो ACTH का काम क्या है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का काम ये है कि ये एड्रिनल ग्लैंड पर जाकर एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। देखें ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं तो ये दूसरे हार्मोन को रिलीज़ ही करवाएंगे। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज़ करवाता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से हार्मोन हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो याद रहे ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का काम है कि ये एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज़ करवाएगा। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और इसका काम है कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वहाँ से उसके हार्मोन्स रिलीज़ हों। अब उसके हार्मोन्स थायरोक्सिन है और दूसरे भी हार्मोन्स हैं, तो इनका काम है कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कराएगा। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH, जिसे हम FSH एंड LH दोनों को गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। तो FSH का काम ये है कि ये ओवरियन फॉलिकल को जाकर डेवलप कराएगा और उसको स्पर्म की प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इसका काम सेक्स से रिलेटेड है। रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ओवरियन फॉलिकल जो होते हैं उससे ही हमारे पास ओवरीज बनती उससे ही हमारे पास जो है वो आगे एग सेल्स बनते हैं, oocytes बनते हैं। तो ओवरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम FSH का है और स्पर्म की प्रोडक्शन का काम भी FSH का है। और LH का काम ये है कि ये ओव्यूलेशन करवाता है, मतलब कि जो आपके पास एग सेल है उसको रिलीज़ करवाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन भी करवाता है और टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन भी करवाता है। तो ये बस रटने वाली बातें हैं। यहाँ पर आपने बस एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो नाम है उसमें से आपने उसके ग्लैंड को रिलेट कर लेना है। ठीक है, तो एडिनो यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये एड्रिनल पर जाकर अटैक करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो ये थायराइड से थायराइड के हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा। और यहाँ पर फॉलिकल जो है ये फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ओव्यूलेशन एंड दूसरे हार्मोन को प्रोड्यूस करवाएगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के जो नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं? याद रहे ये सारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं ये कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से रिलीज़ हो रहे हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई भी ऐसे हार्मोन रिलीज़ नहीं होते। वहाँ से सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं और ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किए हैं। नॉन ट्रॉपिक हार्मोन में ग्रोथ हार्मोन है जो जिसे हम सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन जाकर मसल्स पर, बोन्स पर और टिश्यूज़ पर जाकर उनको ग्रो करवाता है, उनको ग्रो करने में स्टिमुलेट करता है। उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन है और इसका काम लैक्टेशन में है, मिल्क प्रोडक्शन में है। तो ये मेमरी ग्रैंड जो है फीमेल के अंदर, तो वहाँ पर ये मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है ताकि बेबी को फीड किया जा सके। उसके बाद मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है MSH। तो ये क्या करता है कि मेलेनोसाइट जो आपके पास हैं मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं जो सेल्स, उनको ये वहाँ पर स्टिमुलेट करता है और वहाँ से मेलानिन की प्रोडक्शन करवाता है। मेलानिन जो है ये एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी स्किन के अंदर डार्क स्किन कलर देता है और ये वहाँ पर जाकर मेलानिन की प्रोडक्शन भी करवाता है और वहाँ पर उसकी डिस्पर्जन भी करवाता है, मतलब उनको स्प्रेड करता है स्किन के अंदर। तो ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये स्टोर एंड रिलीज़ करता है हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस जो है वो 2 हार्मोन्स को ही प्रोड्यूस करता है, बाकी के जो हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आकर यहाँ से ये वाले हार्मोन्स को रिलीज़ करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हाइपोथैलेमस के हैं, लेकिन 2 हाइपोथैलेमस के हार्मोन हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर हो रहे हैं। एक है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये वाटर बैलेंस के अंदर काम करता है और किडनीज़ के अंदर जाकर ये वहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जबकि ऑक्सीटोसिन का काम ये है कि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और मिल्क इजेक्शन करवाता है चाइल्ड बर्थ के बाद, मतलब कि इसका बर्थ से रिलेटेड है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाना और मिल्क की इजेक्शन करवाना, मिल्क को रिलीज़ करवाना। मिल्क को प्रोड्यूस करवाता है प्रोलैक्टिन और रिलीज़ करवाता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी है आपने। अब ये वाली फिगर जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे होंगे, तो इसको आपने एक बार देख लेना है जस्ट। तो यहाँ से ये आपके पास है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके 2 पार्ट्स हैं, यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आएंगे वो यहाँ पर आकर कोई ना कोई ये वाले हार्मोन्स को रिलीज़ करवाएंगे। तो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं
एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH रिलीज़ हो रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, वहाँ से रिलीज़ करवाता है उसके हार्मोन्स। ACTH जो है ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है और ये जाकर एड्रेनल कॉर्टेक्स पर जाकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज़ करवाता है। उसके बाद FSH जो है ये ओवरीज पर जाकर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करवाता है और फॉलिकल को डेवलप कराता है। FSH एंड LH जो है वो टेस्टिस पर जाकर वहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन और स्पर्म की प्रोडक्शन करवाता है। GH ग्रोथ जो है ये इसका मसल और बोन से डेवलप करवाना है और प्रोलैक्टिन जो है ये मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। यहाँ से पोस्टीरियर से देखें ADH और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहे हैं, जिनका काम आपको पता है। तो ये सारे हार्मोन हैं। अब इनको ये वाले जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, इनको भी कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। तो ये बात आपने बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ग्लैंड पे चलते हैं, जो कि है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन कौन से हार्मोन हैं और इसकी लोकेशन क्या है। थायराइड ग्लैंड जो है वो बेस ऑफ द नेक पे मौजूद है, मतलब कि आपकी नेक के बेस पर मौजूद है। ट्रेकिया जहाँ पर मौजूद है उसके ट्रेकिया के आगे जो है ये थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। अब इसके अंदर 3 हार्मोन्स हैं जो यहाँ से रिलीज़ होते हैं। एक का नाम है थायरोक्सिन, जिसे हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं और T4 भी कहते हैं, जबकि दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन, तो उसे हम T3 कहते हैं। तो ये T3 और T4 शॉर्ट में इसके नाम है, लेकिन T4 को थायरोक्सिन और T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन कहा जाता है। तीसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन है जो यहाँ से रिलीज़ होता है। अब इनके फंक्शन भी अलग अलग हैं। थायरोक्सिन जो है ये 4 आयोडीन के एटम्स पर मौजूद है। आयोडो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आयोडीन मौजूद होता है और ये थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। तो इसके अंदर 4 आयोडीन के एटम्स होते हैं और ये लेस पोटेंट है, मतलब कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम है, ये कम एक्शन करता है। जबकि ट्राई आयोडोथायरोनिन ये ज़्यादा पोटेंट है, ये अगर कम रिलीज़ हो तो भी इसका फंक्शन ज़्यादा होता है, ये इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसके अंदर 3 आयोडीन के एटम्स मौजूद हैं। कैल्सिटोनिन का काम ये है कि ये ब्लड की कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता है। अब इन दोनों का काम तो सिमिलर है, लेकिन कैल्सिटोनिन का काम अलग है, ये कैल्शियम को रिलीज़ करवा रहा है। अब इन दोनों हार्मोन का क्या फंक्शन है। T3 और T4 का जो काम है वो ये है कि ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करवाते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं अलग अलग तरह के, हमारे जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी की प्रोडक्शन करवाते हैं, हमारा हार्ट का रेट बढ़ाते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन की कंजप्शन को भी बढ़ाते हैं, मतलब कि ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होगी। ये हमारी बॉडी का BMR कंट्रोल कर रहे हैं। BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिक का रेट होता है उसको ये फंक्शन करते हैं उस तरह से कि उसको इंक्रीज़ कराते हैं मेटाबॉलिक रेट को, और उसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, ग्लूकोज की ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है, ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है और हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाती है। तो ये सारे काम इन 2 हार्मोन के हैं। रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सीक्रेशन, जो थायराइड हार्मोन है वो किस तरह से सीक्रेट हो रहे हैं और कब सीक्रेट होते हैं। तो थायराइड हार्मोन जो T3 और T4 हैं ये तब सीक्रेट होते हैं जब यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, जो हमने अभी पढ़ा। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और आता है कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है, वहाँ से रिलीज़ करवाता है। और ये जो TSH है ये भी तब रिलीज़ होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से तब रिलीज़ होता है जब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH जो है ये हाइपोथैलेमस से आता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हाइपोथैलेमस से TRH आएगा और ये TRH जो है ये जाकर TSH को रिलीज़ कराएगा और TSH जो है ये जाकर हमारे थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 को रिलीज़ करवाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इनका फंक्शन होता है। अब डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर जब हार्मोन कम या फिर ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हों, इनका लेवल ऊपर या नीचे हो रहा हो, तो डिसऑर्डर्स होते हैं, बीमारियां होती हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ये तब होता है जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव थायराइड हार्मोन। जब थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। और इसमें क्या होता है कि देखें, थायराइड हार्मोन का काम है कि वो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वेट लॉस हो जाएगा हमारा, ज़्यादा अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो हमारा वेट कम हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हमारी बॉडी ज़्यादा गर्म होगी और इरिटेबिलिटी होगी, रैपिड हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये इसके अंदर होता है। जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर अगर इनसफिशेंट है थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं,
तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेट गेन हो जाता है, हमारा वेट जो है वो मैनेज नहीं हो पाता, फटीग होता है, कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, हमें वीकनेस होना शुरू हो जाती है। और सीवियर केसेस में अगर चिल्ड्रेन के अंदर ये हो रहा है तो उसके अंदर क्रिटिनिज्म हो पाती है। क्रिटिनिज्म का मतलब ये है कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें चिल्ड्रेन जो है वो सही से डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती है, तो वो कमज़ोर भी हो जाता है बच्चा। तो ये इसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर, क्योंकि हम जो थायराइड हार्मोन है वो हमारी ग्रोथ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। उसके बाद तीसरी डिजीज़ है जो कि है ग्वाइटर। और ग्वाइटर ये तब होता है जब इनलार्जमेंट हो जाती है, थायराइड हार्मोन का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, थायराइड ग्लैंड जो है ये स्वेल हो जाता है। और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर आपकी डाइट के अंदर आयोडीन कम है तो उसकी वजह से ग्वाइटर हो सकता है, जिसमें थायराइड हार्मोन जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, साइज़ बड़ी हो जाएगी। उसके बाद है पैराथायराइड हार्मोन। और ये हार्मोन इसकी लोकेशन हार्मोन ग्लैंड है ये। तो इसकी लोकेशन है कि ये 4 स्मॉल ग्लैंड्स हैं, मौजूद हैं थायराइड हार्मोन के पीछे। ठीक है, तो उसकी बैक साइड पे ये 4 ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं। इनका काम ये है कि ये एक हार्मोन को रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। इसका हार्मोन एक ही है और इसका नाम पैराथायराइड हार्मोन ही है। इसके फंक्शन ये हैं कि ये पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम की लेवल्स को रेगुलेट करता है। आपको याद है कैल्सीटोनिन भी एक हार्मोन था जो कैल्शियम की लेवल को जो है वो मेंटेन कर रहा था, उसको रेगुलेट कर रहा था। तो वो कैल्सीटोनिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा था। तो अब ये पैराथायराइड ग्लैंड का भी एक हार्मोन है पीटीएच, और ये भी कैल्शियम को लेवल को रेगुलेट कर रहा है। तो ये कब रिलीज़ होगा और इसका काम क्या है, तो ये यहाँ पर देखते हैं। कैल्सीटोनिन पैराथायराइड हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो ये स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट को, ताकि वो रिलीज़ करें कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। तो बोन के अंदर जो कैल्शियम डिपॉजिटेड है वो ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो जाकर उसको डिज़ोल्व कर देंगे और कैल्शियम को ब्लड के अंदर रिलीज़ करा देंगे। तो ये काम है इसका पीटीएच का। अब देखें पीटीएच को करना क्या है। पीटीएच एक्चुअली कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है, जबकि कैल्सीटोनिन जो था वो कैल्शियम के लेवल को कम करता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो कैल्सीटोनिन रिलीज़ होगा और वो उसको कम करा देगा। जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो यहाँ पर पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ होगा और वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। अब इसका काम है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना, तो ये बोन से कैल्शियम को निकालेगा, किडनी से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, विटामिन डी को जो है वो एक्टिवेट करेगा ताकि वो दोबारा कैल्शियम की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवा दे इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन से भी ये कैल्शियम को रिलीज़ करवाएगा। तो ये 3 फंक्शन है जिसकी वजह से कैल्शियम दोबारा से नॉर्मल हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। तो ये काम है इसका। अब ब्लड कैल्शियम इज़ असेंशियल फॉर मसल। अब ब्लड के कैल्शियम को मेंटेन इसलिए करना है क्योंकि वो मसल जो है वो मसल के अंदर कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। हमारी हार्ट के अंदर भी कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शंस के लिए भी हमारे पास कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। तो ये कैल्शियम को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हाई कैल्शियम हो जाएगा तो कैल्सीटोनिन रिलीज़ होगा, ये थायराइड हार्मोन से रिलीज़ होता है और ये कैल्शियम के लेवल को कम करता है बाय इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर देगा, कैल्शियम की डिपोजिशन को प्रोमोट करेगा ताकि ब्लड में से कैल्शियम जो है वो दोबारा डिपॉजिट हो जाए बोन में। लेकिन यहाँ पर ये जो है पीटीएच ये उसका उल्टा काम करता है। जब यहाँ पर लो ब्लड कैल्शियम हो जाएगा तो पीटीएच जो है वो ये उसको राइज़ करने की कोशिश करेगा, कैल्शियम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और कौन से मैकेनिज़्म से, इन 3 फंक्शन से ये कैल्शियम को बढ़ाएगा। तो ये पीटीएच और कैल्सीटोनिन ये दोनों अपोजिट फंक्शन करते हैं, इनका फंक्शन बिल्कुल ही एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए इन दोनों हार्मोन्स को हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। उसके बाद है पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज ये लोकेटेड है हमारे स्टमक के नीचे उसके साइड में। और पेनक्रियाज एक छोटा सा ग्लैंड है और इसका जो फंक्शन है वो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। मतलब कि एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सीक्रेशन जो है वो किसी डक्ट के अंदर देते हैं और किसी एक ऑर्गन को जो है वो अपनी सीक्रेशन देते हैं। जबकि एंडोक्राइन ये ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद ये पूरी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखें एंडोक्राइन फंक्शंस इसके ये हैं कि इसके अंदर आइलेट्स ऑफ लंगरहान मौजूद हैं जो कि एक तरह के क्लस्टर हैं सेल्स के, और ये एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं, ये हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। तो आइलेट्स ऑफ लंगरहान के अंदर 2 टाइप के सेल्स हैं, एक सेल हैं अल्फ़ा सेल्स और दूसरे बीटा सेल्स हैं। अल्फ़ा सेल का काम ये है कि ये इन ग्लूकागोन को रिलीज़ करवाते हैं। ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो अल्फ़ा सेल से रिलीज़ होता है। बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ कराते हैं। अब इन दोनों हार्मोन का फंक्शन क्या है उसको हम आगे देखते हैं।
एक्सोक्राइन फंक्शन पेनक्रियाज का जो है, एक्सोक्राइन फंक्शन ये है कि ये डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करता है। पेनक्रियाटिक जूस आपने पढ़ा होगा डाइजेशन के अंदर, तो ये पेनक्रियाज से रिलीज़ होता है। और पेनक्रियाज जो है वो अल्फ़ा और बीटा सेल से इंसुलिन और ग्लूकागोन को भी रिलीज़ कराता है, ठीक है। तो ये फंक्शन है पेनक्रियाज के। अब ये दो जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इनके फंक्शन क्या हैं? इनके फंक्शन हैं ग्लूकोज के लेवल से रिलेटेड। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो इंसुलिन रिलीज़ होगा और वो उसको कम करा देगा। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो ग्लूकागोन रिलीज़ होगा और वो उसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो इन दोनों का भी फंक्शन अपोजिट है और ये दोनों भी एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। अब कैसे ये मेंटेन करेंगे ग्लूकोज के लेवल को? तो जब ब्लड शुगर हाई हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, तो इंसुलिन रिलीज़ होगा और ये ग्लूकोज के अपटेक को स्टिमुलेट करेगा कि सेल्स जो है वो ग्लूकोज को ले लें अपने अंदर। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज फिर से कम हो जाएगा और सेल्स के अंदर चला जाएगा। उसके बाद सेल वो उसको यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के लिए, या फिर सेल उसको स्टोर कर सकते हैं एज अ फैट, या फिर उसको फैट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या ग्लाइकोजन के अंदर वो स्टोर कर सकते हैं। तो उस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बना के लिवर के अंदर स्टोर किया जा सकता है। तो क्योंकि ब्लड के अंदर कम करना है तो उसको स्टोर भी किया जा सकता है। अब जब लो हो जाएगा ब्लड शुगर तो ग्लूकागोन रिलीज़ होगा और ग्लूकागोन क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा लिवर को कि भाई तुम जो है इस ग्लूकागोन को ब्रेक डाउन कर दो और इसमें से जो है वो ग्लूकोज रिलीज़ कर दो। क्योंकि ग्लूकोज कम हो चुका है तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज रिलीज़ होगा, लिपिड को भी ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड रिलीज़ करेंगे और फैटी एसिड्स में से फिर से दोबारा मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज को बनाया जा सकता है। ये फंक्शंस हैं पेनक्रियाज के। उसके बाद हमारे पास है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि पेनक्रियाज की एक डिज़ीज़ है और ये डिज़ीज़ तब होती है जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। अब ये क्यों बढ़ जाता है ग्लूकोज का लेवल? क्योंकि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता। देखें, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज के लेवल को कम करना, लेकिन अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें इंसुलिन के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन ना हो पाए या फिर सेल्स जो है वो उस इंसुलिन को रिसीव ना कर पाएँ, तो इंसुलिन अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब इसमें दो टाइप्स हैं डायबिटीज़ के, एक टाइप है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2। टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है कि बॉडी के जो सेल्स हैं वो अपने ही बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। तो बीटा सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो बॉडी डजंट प्रोड्यूस इंसुलिन और इसकी वजह से यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन अगर नहीं होगा, प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो वैसे भी डायबिटीज़ हो जाएगी। उसके बाद टाइप 2 है, बॉडी सेल्स जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं हमारे इंसुलिन की वजह से, बल्कि इंसुलिन को वो रिस्पॉन्स नहीं करते। टारगेट सेल पर इंसुलिन जा तो रहा होता है लेकिन उस सेल के अंदर ही कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो उसके अंदर बाइंड नहीं हो पाता और इंसुलिन वहाँ पर अपना काम नहीं कर पाता, बल्कि बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो गई है। इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा क्योंकि टारगेट सेल के अंदर ही कोई डिफेक्ट है। अब इसकी वजह से भी डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ जब हो जाएगी तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीज़ होंगी, किडनी फेलियर हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है। ये सारी ब्लड वेजल्स की और ब्लड के डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये उसके इफ़ेक्ट्स हैं इस डायबिटीज़ के। एड्रेनल ग्लैंड ये इसे एड्रेनल इसलिए कहते हैं क्योंकि रेनल का मतलब है किडनी, तो ये किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। दो किडनीज़ हैं तो दो ग्लैंड्स हैं एड्रेनल, और ये किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। इसके एक एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है बाहर वाला पार्ट जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, और दूसरा अंदर वाला पार्ट होता है जिसे मेडुला कहा जाता है। तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला ये एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, इन दोनों से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एड्रेनल मेडुला के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उसमें दो हार्मोन हैं, एक का नाम है एपिनेफ्रिन और दूसरे का नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है जो हमने पढ़े थे। एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन भी कहा जाता है और नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रेनलिन भी कहा जाता है, तो इनके ये दूसरे नाम हैं। देखें, आपको एक बार बुक लाजमी से पढ़नी होगी क्योंकि हो सकता है कोई पॉइंट जो है वो मुझसे रह गई हो, तो आपको एक बार बुक की रीडिंग कर लेनी है। अब उसके बाद ये इन दोनों हार्मोन का फंक्शन ये है कि ये फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, और ये जो है वो ऐसे फंक्शन करते हैं जिसकी वजह से बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो सके, बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो किसी स्ट्रेस से फ़ाइट कर सके। और ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके इन्फ्लुएंस में आकर ये अपना काम करते हैं।
जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो इन दोनों हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा ताकि ये बॉडी को प्रिपेयर कर सकें किसी भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन के लिए। तो अब इसका काम ये होगा कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ कराएंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाएंगे, ताकि बॉडी जो है वो प्रिपेयर रहे, बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो किसी भी स्ट्रेस से गुजर पाए। तो ये बॉडी को स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम इन दोनों हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और इस ग्लैंड को स्ट्रेस के लिए मतलब कि स्ट्रेस वाला ग्लैंड या फिर ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद एड्रेनल कॉर्टेक्स है, और एड्रेनल कॉर्टेक्स ये प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो हमने पढ़े थे। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से ये प्रोड्यूस होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कौन कौन से हार्मोन हैं? 3 हार्मोन हैं जिनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। एक हमारे 2 हार्मोन हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और तीसरा हार्मोन भी यहाँ से रिलीज़ होता है जिसका नाम है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन एक तरह का सेक्स हार्मोन है। ये जो है वो बाकी 2 जो हार्मोन हैं इनका काम अलग है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है कि ये मैनेज करता है ग्लूकोज को, ठीक है। अब इसका काम ग्लूकोज के लेवल को मैनेज करना है, और ये इसको हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं। तो कॉर्टिसोल एक्चुअली ग्लूकोज के लेवल को मैनेज करता है क्योंकि बॉडी को स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ कराएगा। और ब्लड ग्लूकोज को किस तरह से इंक्रीज़ कराएगा कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस करवाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है अमीनो एसिड्स के अंदर, और उसके बाद अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो जब अमीनो एसिड से या प्रोटीन से ग्लूकोज बने तो इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करवाता है इसको। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जितने भी एंजाइम्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे वो सारे ये प्रोड्यूस करवाएगा अलग अलग तरह से। उसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड को हम एल्डोस्टेरॉन भी कहते हैं। तो ये 2 इनके नाम हैं, ये दोनों नाम भी आपने याद रखने हैं। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? ये साल्ट एंड वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता है साल्ट और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा के। तो इसका ये फंक्शन है कि ये मिनरल्स को मतलब कि रेगुलेट करता है। उसके बाद एंड्रोजन है। एंड्रोजन सेक्स हार्मोन है और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर काम करता है, उनको डेवलप करवाता है। उसके बाद अब यहाँ पर देखें डिसऑर्डर्स ऑफ कॉर्टिसोल, मतलब कि कॉर्टिसोल अगर कम रिलीज़ होगा या ज़्यादा रिलीज़ होगा तो कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर ओवर सिक्रीशन होगी, ज़्यादा सीक्रेट होगा, तो यहाँ पर कशिंग सिंड्रोम होती है। और कशिंग सिंड्रोम के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब ये ज़्यादा सीक्रेट होगा तो ज़्यादा प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होंगे और ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से वेट गेन भी ज़्यादा हो जाता है। मसल्स भी ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं, मतलब कि मसल्स जो है वो प्रोटीन्स, क्योंकि मसल के जो प्रोटीन है वो डिज़ोल्व होकर अब उसमें से ग्लूकोज बन चुका है, तो इसलिए हमें वीकनेस भी फील होती है, बोन्स भी वीक हो जाते हैं। अंडर सिक्रेशन मतलब कि जब कम अगर इसका लेवल होगा और ये कॉर्टिसोल अगर कम रिलीज़ होगा तो एडिसन की डिजीज़ होगी, और एडिसन डिजीज़ के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, एनर्जी भी कम होती है और स्ट्रेस हमें होने लगता है। अगर स्ट्रेस अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी हो गया ना तो बॉडी क्योंकि स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कॉर्टिसोल कम रिलीज़ हुआ है तो बॉडी स्ट्रेस के लिए नहीं प्रिपेयर होगी, और उसकी वजह से यहाँ पर थोड़े से स्ट्रेस की वजह से भी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन बहुत ख़तरनाक होती है। अब जो दूसरा हार्मोन था जो एल्डोस्टेरॉन, वो हमने पढ़ा था। तो एल्डोस्टेरॉन का काम था कि वो मिनरल जैसे कि सोडियम है उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस करवाता है। तो वो एक सिस्टम के थ्रू करता है और उस सिस्टम को हम रास सिस्टम कहते हैं, रेनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये रास सिस्टम के थ्रू एल्डोस्टेरॉन जो है ये मिनरल को मेंटेन करता है। अब किस तरह से करता है? सबसे पहले जब लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ पर या सोडियम या कम हो जाएगा तो रेनन जो है वो रिलीज़ होता है। अब रेनन एक हार्मोन है जो किडनी से रिलीज़ होता है, और ये तब रिलीज़ होता है जब यहाँ पर सोडियम की लेवल कम हो जाए और ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो रेनन क्या करता है? ये एंजियोटेंसिनोजन एक तरह की प्रोटीन है, इसको ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 ये उसके बाद कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन के अंदर या एंजियोटेंसिन 2 के अंदर लंग्स के थ्रू। ये लंग्स के अंदर आता है और लंग्स उसको एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब मेन जो फंक्शन है वो एंजियोटेंसिन 2 का है, या फिर इसको जस्ट एंजियोटेंसिन भी कहते हैं। तो एंजियोटेंसिन यहाँ पर क्या करेगा कि ये कंस्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेजल्स को, ब्लड वेजल्स को जो है वो पतला कर देगा, उसको नैरो कर देगा, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा।
और उसके साथ साथ ये एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन को भी स्टिमुलेट करता है, इसको भी रिलीज़ करवाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा कि ये सोडियम को और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा किडनी में से, तो फर्दर ये ब्लड प्रेशर को और इंक्रीज़ करवा देगा। तो इस तरह से जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो यहाँ पर ये वाला सिस्टम जो है ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवा देता है। यहाँ पर दोनों ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। ब्लड प्रेशर एक जो है वो ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, जबकि एल्डोस्टेरोन ये सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा के ब्लड को इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद हमारे पास हैं गोनेट्स, जो कि लास्ट हमारे ग्लैंड्स हैं। गोनेट्स के अंदर मेल गोनेट्स भी आते हैं, फीमेल गोनेट्स भी आते हैं। और गोनेट्स का काम होता है कि वो मेल सेक्स हार्मोन्स दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स और मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। साथ में वो गैमीट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्पर्म एंड ओवरीज हैं। ठीक है, स्पर्म और जो एग्स हैं वो यहाँ पर गैमीट्स हैं। टेस्टिस मेल जो है वो गोनेट्स हैं और इनका काम है ये स्पर्म को प्रोड्यूस कराते हैं और साथ में टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करवाते हैं। अब इसमें सबसे पहले FSH है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और वो स्पर्म को प्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद LH है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी से आ रहे हैं और यहाँ पर आकर अपना फंक्शन कर रहे हैं, गोनेट्स पर आकर अटैक कर रहे हैं। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है कहाँ से? लेडिक सेल से, और लेडिक सेल से ये LH की स्टिमुलेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। LH आएगा और लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा कि तुम टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करो। अब टेस्टोस्टेरोन के अलग अलग तरह के फंक्शन हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है और ये एनाबॉलिक फंक्शंस भी करता है। एंड्रोजेनिक मतलब कि सेक्स से रिलेटेड फंक्शंस भी करता है, जैसे कि ये मसल ग्रोथ करवाता है, बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है। ये इसके एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं। एंड्रोजेनिक के अंदर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। मेल के अंदर जो जेनिटलिया है उसको भी डेवलप करवाता है। फेशियल हेयर्स और डीप वॉइस बनाता है मेल के अंदर। तो मेल के अंदर ये उसके मेलनेस के कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहा है। अब इस फिगर को समझें। यहाँ पर हाइपोथैलेमस है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है ये GnRH जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये रिलीज़ करता है पिट्यूटरी ग्लैंड में से, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड पर आकर ये अटैक करता है। और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी वजह से FSH रिलीज़ करता है और LH रिलीज़ करता है। अब FSH जो है ये सर्टली सेल्स जो टेस्टिस के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर आकर स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है और स्पर्म की प्रोडक्शन करवाता है। साथ में ये इनहेबिन रिलीज़ करता है। इनहेबिन ये नेगेटिव फीडबैक करता है FSH पर और इसको बंद करवा देता है, इसको इनहेबिट कर देता है। अब इसी तरह से LH जो है ये दूसरी तरफ लेडिक सेल पर जाकर अटैक करता है और लेडिक सेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो ये इसके अंदर भी काम करता है, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी काम करता है। साथ में ये इन दोनों पर नेगेटिव फीडबैक भी करता है, मतलब कि इन दोनों को सीक्रेशन को रोक देगा। तो इस तरह से ये फीडबैक मैकेनिज़्म भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा होता है। उसके बाद ओवरीज़ हैं जो कि दूसरे फीमेल गोनेट्स हैं। यहाँ पर पिट्यूटरी लिखा हुआ है। तो ओवरीज़ क्या हैं? ओवरीज़ फीमेल गोनेट्स हैं और ये क्या करते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। ये एग को भी प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन्स दो हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दोनों ओवरीज से सीक्रेट होते हैं। अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन के अंदर आप ये इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ये एस्ट्रोजन का बहुत से ज़्यादा फंक्शंस हैं। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन 400 प्लस फंक्शंस करता है, जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है। तो ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डेवलप करवाता है और फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये डेवलप करता है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, हिप्स है या फिर मनार्की है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करवाना है वो भी एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी इन्वॉल्व होता है और मूड की रेगुलेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। डिफरेंट तरह से ये फीमेल के अंदर काम कर रहा होता है। प्रोजेस्टेरोन का काम ये है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, जैसा कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में और एंडोमेट्रियम को थिक रखने में प्रोजेस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा। बाकी अदर एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, इनमें आपके पास पाइनियल ग्लैंड है जो ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और ये मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है। मेलाटोनिन का काम है कि ये सर्केडियन रिदम्स को मेंटेन करता है, जैसे हमारी स्लीप साइकिल है या रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं, इनको ये कंट्रोल कर रहा होता है। हार्ट के अंदर से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं ANP, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन। ANH होता है या फिर ANP, तो ये पेप्टाइड हार्मोन है, इसलिए इसको यहाँ पर एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड कह रहे हैं। तो ये एक हार्मोन है और ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है
अलग अलग तरह से फंक्शन करके हार्ट में से ये रिलीज़ हो रहा है। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में से कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, मतलब कि हमारे जीआईटी से कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जैसे सीक्रेटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, गैस्ट्रिन है। ये कुछ स्टमक से रिलीज़ हो रहे हैं और इनमें से कुछ जो है वो ड्यूडेनियम जो आपके पार्ट है उससे रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में डाइजेशन के अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल में हैं। उसके बाद किडनीज़ हैं, किडनीज़ इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं और रेनिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जो आपने रास सिस्टम के अंदर पढ़ा, और ये रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को। ये एराइथ्रोपोइटिन ये आरबीसी की प्रोडक्शन के अंदर काम करता है, जबकि ये रेनिन जो है ये ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के अंदर काम करता है। उसके बाद प्लेसेंटा के अंदर से कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जैसे HCG है, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये कॉर्पस ल्यूटम को मेंटेन करता है। उसके बाद ये जो है वो साथ में प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन को भी सीक्रेट करती है, तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ब्रेन के अंदर से एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और ये एक तरह के पेन रिलीफिंग हार्मोन हैं, जो आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपने अलग अलग जगह पे पढ़ी हुई हैं। उसके बाद है फीडबैक मैकेनिज़्म, जो कि हार्मोन की रेगुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये बॉडी का नेचुरल एक सिस्टम है जो कंट्रोल करता है कि कौन से हार्मोन्स कब रिलीज़ होने चाहिए और कब नहीं रिलीज़ होने चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, ये दो टाइप के फीडबैक हैं जिसकी वजह से हार्मोन कंट्रोल होते हैं और बॉडी के अंदर अलग अलग रिस्पॉन्सेज जो है वो कंट्रोल होते हैं। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म आपने होम्योस्टेसिस के अंदर भी पढ़ा होगा, जहाँ पर ये अलग अलग रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है और बॉडी को एक स्टेबल कंडीशन में रखता है। तो दो टाइप के फीडबैक मैकेनिज्म है। एक है पॉजिटिव फीडबैक, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन है, लेकिन ये एम्पलीफाई कर देता है रिस्पॉन्स को, मतलब कि जो रिस्पॉन्स है उसको बढ़ा देता है और ज़्यादा उसको बढ़ावा देता है, उस रिस्पॉन्स को इन्हेंस कर देता है। और यहाँ पर इसका एग्जांपल ये है कि ऑक्सीटोसिन जब रिलीज़ होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, तो ये स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, लीडिंग टू मोर ऑक्सीटोसिन टू रिलीज़। मतलब कि जब पहले ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ, इसने क्या किया, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाई। तो अब जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा और ज़्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। तो इस तरह से ये जो है वो एक दूसरे पर पॉजिटिव फीडबैक करवा रहे हैं, मतलब कि एक हार्मोन के रिलीज़ होने से जो फंक्शन हो रहा है उस फंक्शन की वजह से दोबारा वो हार्मोन और ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक के अंदर अपोजिट होता है कि ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है और ये जो है वो एक बढ़ती हुई चीज़ को कम कर देता है, उसके अपोजिट में ये एक्शन करता है। इसकी अगर आपने डिटेल डेफिनेशन पढ़नी है तो बुक से आप पढ़ लें। इसके एग्जांपल्स में हाई ब्लड शुगर है, जैसे जब हाई ब्लड शुगर हो जाता है तो इंसुलिन रिलीज़ होता है, और इंसुलिन का काम ये नहीं है कि वो ब्लड शुगर को और बढ़ा देगा। अगर ऐसा होता तो ये पॉजिटिव फीडबैक होता है, लेकिन इंसुलिन क्या कर रहा है, बढ़ती हुई शुगर को कम करवा रहा है, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। और एक बढ़ते हुए ब्लड शुगर लेवल को अगर वो कम करवा रहा है तो दिस इज़ अ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक की वजह से ही बॉडी को बेनिफिट होता है और बॉडी दोनों की वजह से भी बेनिफिट होता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है ये नेगेटिव फीडबैक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक है, अगर आप एग्जांपल यहाँ पर इसको समझें तो मिल्क को रिलीज़ करवाने के लिए यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पर लिखा है और ये आपके पास पूरा पाथवे बना हुआ है। तो सबसे पहले स्टिमुलस आएगा और स्टिमुलस ने अटैक किया है सेंसरी ऑर्गन पर, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइपोथैलेमस पर वहाँ से कोई ना कोई हार्मोन रिलीज़ होगा। अब स्टिमुलस यहाँ पर है सकलिंग, जब बेबी जो है वो सक करता है ब्रेस्ट को तो वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अब ये हार्मोन जो है ये जाता है टारगेट ऑर्गन पर, और टारगेट ऑर्गन पर जो कि ब्रेस्ट है यहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर मिल्क को रिलीज़ करवा देता है। अब जब मिल्क रिलीज़ होता है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि और ज़्यादा जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने लगता है और ज़्यादा मिल्क रिलीज़ होगा। तो ये पूरा एक पाथवे है जो पॉजिटिव फीडबैक है। तो आई होप यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट इस चैप्टर को डिस्कस किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियोस में आपको बनाता रहूं। आपके कमेंट्स जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हमें इंस्पायर करें, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स बनाएं और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।